दगड़ियों, कैसे हैं सब? बढ़िया। आज मौसम में उमस है और सुबह से उमस है। इधर बागेश्वर के आसमान में 2-3 दिन से सूरज भी दिख रहा है, बादल भी दिख रहे हैं और उमस दिन में काफ़ी बढ़ जा रही है। लेकिन इस उमस के बीच अगर बागेश्वर में सबसे ज़्यादा गर्मी कहीं है तो यहाँ के राजनीतिक मैदान में गर्मी है। बागेश्वर में विधानसभा की एक सीट के लिए मध्यावधि चुनाव है। मित्रों, मध्यावधि चुनाव की एक विशेषता होती है, क्योंकि चुनाव है तो आचार संहिता लगी है। अब एक ही सीट पर चुनाव है, सारे नेता खाली हैं, तो जब सारे नेता खाली होते हैं, एक ही सीट पर चुनाव होता है, तो अब प्रचार करने वालों की जो संख्या होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। परसों कल का दिन छोड़ के परसों बीते हुए नामांकन था। पूर्व मंत्री श्री चंदन रामदास जी की पत्नी ने नामांकन किया था। उनके नामांकन में प्रदेश के मुखिया जो अभी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, बागेश्वर में उस दिन यहाँ मौजूद थे। भट्ट जी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और भी बहुत से नाम, बड़े बड़े नाम मौजूद थे। कल बीते रोज कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार ने अपना नामांकन किया था। 3-4 विधायक पूर्व के भी बड़े नेता मौजूद थे। 2-3 दिन पहले, मतलब परसों खबर चली कि हरीश रावत आएंगे। फिर एक खबर चली, हाँ हरीश रावत आ रहे तो ठीक आ रहे। बीजेपी वाले खुश हो रहे थे कि हरीश रावत आएंगे। खैर, इस पर फिर कभी। कल बसंत के का नामांकन था। नामांकन जैसा कि पूर्व में भी बसंत जब नामांकन के लिए जाते हैं तो एक लंबा जुलूस अपने साथ ले जाते हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस जुलूस में संख्या 1000 भी ना दिख रही हो, लेकिन निश्चित रूप से इस गर्मी के माहौल में कांग्रेस के लिए तो एक खुशी की खबर थी कि बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस के पास एक साथ इतनी बड़ी भीड़ थी कि 10-12 मिनट आपके सामने से जुलूस गुजरता रहा और आप देखते रहे। नामांकन के बाद एक सभा, आम सभा जिसको कहते हैं, नुमाइश खेत में बसंत के लिए भी की गई, कांग्रेस ने भी की। एक दिन पूर्व, बसंत के नामांकन से एक दिन पूर्व, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन था तो उस दिन मुख्यमंत्री आए थे। अब मुख्यमंत्री अगर आए थे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला दोनों विधानसभाओं से, कपकोट से भी, बागेश्वर विधानसभा से भी अधिक से अधिक संख्या में बागेश्वर पहुंचा ही होगा। अब पहुंचा था, दिख रहे थे, क्योंकि मैं कपकोट में जो हमारा वाला पोर्शन है, सामा वाला क्षेत्र है, नातिर केथी गोगिना मलका डूंगरचा वाला क्षेत्र है, मेहरगाड़ी से कुछ संख्या कम थी लेकिन लोग थे। और इधर बदियाकोट वाला हो गया, कर्मी बदियाकोट, इधर जगथाना वाला क्षेत्र, झूनी खलझूनी से नीचे तसाल पतियासार वाला जो क्षेत्र था, वहाँ से लोग दिखाई दे रहे थे। कांडा कमशार, दुग नाकुरी से तो गाड़ियाँ आती हैं, तो थे, कपकोट के भी लोग थे और बागेश्वर के भी लोग थे। अच्छी भीड़ थी। ये अलग बात है कि जैसे ही मंच सजा और उमस थी बहुत ज़्यादा, फिर लोग छाया की तलाश में जहाँ निकले, और जब मंच छोड़ देते हैं तो फिर वो अनुशासन खत्म हो जाता है, फिर घरों की ओर चल देते हैं। ऐसी कल था। कल जब जुलूस था उसमें भीड़ अनुशासित थी, लेकिन मंच तक पहुँचते तक फिर वो गर्मी का मंच खाली हो गया था। लेकिन निश्चित रूप से परसों की भीड़ का मुकाबला कल नहीं कर रही थी। और लेकिन ये बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री की भीड़ से का मुकाबला करने की कोशिश बसंत ने अपनी भीड़ के माध्यम से की। कल जो बहुत से लोग बोले
परसों भी बहुत से लोग बोले, कल भी बोले। बोलने वालों की संख्या कल ज़्यादा थी और बोलने वालों में जो महत्वपूर्ण थे, होने को सुमित बोले, अल्मोड़े से तिवारी जी हमारे एमएलए साहब वो बोले, प्रदीप टमटा बोले और मदन बिष्ट जी, और भी कई लोग उसमें बोले। लेकिन मुख्य वक्ता अगर किसी को कहा जा सकता है तो यशपाल आर्या के रूप में मुझे लगा कि उनका जो संवाद था वो तो सुलझा हुआ संवाद था, राजनीतिक संवाद था, सुलझा हुआ संवाद था और एक चुनावी संवाद था। मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा सा यहाँ रखा जाए। हर निश्चित होता है चुनाव में, जब आपका प्रत्याशी होता है तो उसकी तारीफ आपको करनी होती है। बसंत के साथ ऋतु जोड़ना, बसंत ऋतु क्या, वक्ता तो बहुत मृदुल, व्यवहार भी मृदुल है और वक्ता तो मृदुल है यशपाल आर्या जी। उनका पूरा भाषण जो था वो परिवर्तन के लिए था कि आपको परिवर्तन, बागेश्वर परिवर्तन चाहता है। और उन्होंने लोगों से कहा कि ये जो मध्यावधि चुनाव होता है, कोई भी चुनाव, वो जनता के हाथ में होता है। जनता जिस तरीके से चाहे उस चुनाव को लेती है, देखती है। लेकिन उन्होंने निवेदन किया, लोगों से निवेदन किया कि बहुत गंभीर स्थिति अभी है देश की भी, प्रदेश की भी, और गंभीरता से ही लोगों को इसका फैसला लेना होगा। उन्होंने डबल इंजन की भी चीरफाड़ की। उनका आपसे कहा गया कि डबल इंजन होगा, दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार दीजिए, हम बड़ा विकास करेंगे। उसके बाद उन्होंने लोगों पर छोड़ दिया कि आप तय कीजिए कि आपको विकास के किस रास्ते पर ये लोग ले गए हैं। जो पुराने विकास चल रहे थे वो कहाँ खड़े हैं, और वर्तमान दौर में, क्योंकि लंबे समय तक बागेश्वर में जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पास रही है, तो आप लोग तय कीजिए कि आप विकास के रास्ते पर कहाँ खड़े हैं। ये संवाद बड़ा गंभीरता से श्री आर्या ने जनता के बीच में रखा था। वो उम्मीद करते रहे कि जनता, उन्होंने जनता से साफ कहा, जो ऑडियंस थी, ऑडियंस तो केवल कांग्रेस की थी, लेकिन मंच से जब वो गूंजा जाता है तो जनता के नाम ही कहा जाता है कि जनता को चाहिए कि वो अब उसका जो आने वाला कल हो वो जनता का हो, किसी पार्टी या नेता का ना हो, बल्कि जनता का हो। खैर, इस बात को कहना भी एक बड़ी हिम्मत का काम होता है कि साहब कल जनता का हो। और ये इधर जो डेवलपमेंट अभी कांग्रेस के अंदर इस तरीके का हुआ है, तो वो राहुल गांधी की यात्रा और उनके, राहुल गांधी में जो परिवर्तन है उसके बाद कांग्रेस में इस प्रकार का परिवर्तन दिख रहा है। अन्य वक्ताओं में ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, लेकिन यशपाल आर्या में ये उनका पुराने संवादों को जो उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, भाषणों को सुना होगा, तो इस बार परिवर्तन था उसमें। कुछ लोग कह सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी 4 साढ़े 4 साल वो रहे, उसके बाद फिर कांग्रेस में लौटे हैं, हो सकता है कि परिवर्तन की वजह हो, और हम उनके परिवर्तन की उस वजह को नकार नहीं रहे। मैं उसको कतई नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन उनके बोलने में और उनके भाषण में परिवर्तन था। और ये परिवर्तन मुझे लगता है कि राहुल गांधी में जो आए परिवर्तन है उसके बाद। और उन्होंने राहुल गांधी का नाम भी लिया, उनकी यात्रा का जिक्र भी किया, और उन्होंने कहा भी अभी देश को जो है बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। और उन्होंने प्रहार किए, किस तरीके से जो एक प्रभुसत्ता है भारत की उस पर प्रहार हो रहे हैं, उसको वो खतरे में है, इस बात को भी उन्होंने कहने का प्रयास किया। परसों के भाषण और कल के भाषण में झूठ शब्द का इस्तेमाल किया गया। परसों जो भाषण था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, विपक्ष झूठ बोलता, विपक्ष मतलब कांग्रेस। और कल यशपाल आर्या ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, मतलब भाजपा झूठ बोलते हैं। उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा आप दूर मत जाइए, 222 के चुनाव में उन्होंने क्या क्या कहा था आपसे, प्रदेश स्तर पर क्या क्या कहा था, उस पर कितना अमल किया है, यही उनके झूठ को साबित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस बात को उन्होंने कहा भी। नौजवानों को संदेश यशपाल आर्या ने भी दिया। मुख्यमंत्री ने भी नौजवानों की बात कही थी, यशपाल आर्या ने भी नौजवानों की बात कही थी, और दोनों में फ़र्क था।
उधर उन्होंने कहा, पूर्व भाषण में नौजवानों की चिंता जो थी वो कि हम साहब बहुत कुछ करेंगे, और इधर नौजवानों से आह्वान था कि आपको अपने लिए बहुत कुछ करना है नौजवानों से, और वही कि आप सत्ता बदलिए, अपने लिए बहुत कुछ करने का मतलब सत्ता बदलिए। तो वो एक राजनीतिक भाषण था। उसके अलावा कल के भाषण की जो एक विशेषता थी वो, उसमें इन्होंने एक बड़ा बड़ा आरोप लगाया। यशपाल आर्य ने बहुत बड़ा आरोप भाजपा पे लगाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत में डिवाइड एंड रूल के जिस सिद्धांत को स्थापित करके गए थे, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वो चरम पर अभी भारतीय जनता पार्टी के की डबल इंजन सरकार ने देश और प्रदेशों में जहाँ भी इनकी सरकारें हैं वो चरम पर पहुँचा दिया है। और उन्होंने मणिपुर की ओर भी उसका इशारा किया, डिवाइड एंड रूल। परिवारवाद को लेकर भी वो बोले। उन्होंने साफ कहा कि जो मोदी जी जिस परिवारवाद की बात करते हैं वो सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं, और वो परिवारवाद की बात करना मोदी जी के डर को परिलक्षित करता है, ऐसा संदेश भी वो दे गए। अंत में वो कह गए कि सत्य पराजित नहीं होता है, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। उस बात को कह गए। कल बसंत ने भी भाषण दिया था, प्रत्याशी हैं तो भाषण देंगे। 2 दिन पूर्व जब प्रत्याशी का जो भाषण था उसमें कुछ भी नहीं था। वो चाहती थी, भाजपा चाहती थी कि हमारा प्रत्याशी खूब बोले, लेकिन क्योंकि नए नए थे और आज तक इस तरह का कभी माहौल नहीं था, और किसी के बोलने ना बोलने से उसके काम पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है, उसने क्या काम कर। फिर राजनीतिक दल जो होते हैं उनमें काम का जो विधायक काम करता है वो राजनीतिक दलों के इशारे पर करता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल बसंत जब बोले तो उनके बोलने पर सबका ध्यान भी था, आखिर क्योंकि बसंत के बोलने को लेकर ही सवाल थे कि क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, और अक्सर वो क्या बोलेंगे करके बना रहता है, लोग मज़े भी लेते हैं। लेकिन कल जो बसंत का भाषण था वो लंबा भाषण नहीं था लेकिन बैलेंस था, और बसंत का पूरा प्रयास था कि वो भटके ना। अक्सर बसंत भटकते हैं, लेकिन कल के भाषण में बसंत भटक नहीं रहे थे, और वो अपने सपाट तरीके से उन्होंने वोट का आह्वान किया, और उन्होंने पूरी कोशिश की बताने कि मैं कांग्रेस में क्यों आया। उन्होंने कहा कि जब मैं बसपा में गया था तब भी लोगों ने कहा कि अगर आपको लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है तो आपको कांग्रेस में जाना चाहिए। पिछले चुनाव में भी कई लोगों ने और कहा कि मैं कांग्रेस में जाऊं करके, और इस बीच में भी कई लोगों ने कहा मैं कांग्रेस में जाऊँ। मैंने लोगों की बात मान ली है, मैं मन से नहीं आया हूँ, लोगों ने मेरे से कहा तब मैं कांग्रेस में आया। खैर, परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने कहा भाजपा कहती है परिवारवाद, आप बताएं कि जो कैंडिडेट मेरे खिलाफ खड़ा किया है, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया है, क्या वो परिवारवाद का लक्षण नहीं है? इस बात को उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा। उसके अलावा उम्मीद जताई और कहा कि मैं शायद ज़्यादा बेहतर करूँगा इस विधानसभा के लिए। इतना ही कल के भाषण में बसंत की ओर से भी था। मित्रों, कल का भाषण भी खत्म हो गया, अब चुनाव प्रचार जोर शोर से। यशपाल आर्या कल शायद कौसानी कहीं रात्रि विश्राम किए होंगे, और कौसानी रात्रि विश्राम किए हैं का मतलब गरुड़ क्षेत्र में कल वो घूमेंगे। मैं आपको बताऊं कि पूर्व सरकार पिछली विधानसभा के दौरान गढ़वाल में, थराली में भी एक था, मध्य प्रदेश जो चुनाव हुए थे उसमें यशपाल आर्या क्षेत्र में जाके बैठे थे। मैं मिला था एक बार, जब ये ग्वालतम के क्षेत्र में पिंडर घाटी में जब चुनाव था थराली वाला, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने मजाक भी की थी कि किनको हराने आए हो, पुराने मित्रों को हराने आए हो या नए मित्रों को जिताने आए हो। खैर, वो पुराने से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत हंसकर और बहुत मृदु स्वभाव से आपकी बातों को सुनते हैं, तो वो समझ रहे थे कि मैं भी मज़े ले रहा हूँ। तो लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा था कि यशपाल आर्या अगर बागेश्वर में बैठे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार के लिए बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपरी स्तर है, जो ऊपर के लोग हैं, उनके लिए तो चिंता का विषय वो बनी गए हैं। क्योंकि वो नब्ज, जमीन की नब्ज, राजनीतिक जमीन की नब्ज को
अगर कोई बहुत से नेता हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन भाजपा कांग्रेस के अंदर हरीश रावत राजनीतिक जमीन की नब्ज को नहीं समझते, वो अपने हिसाब से। मेरे में हरीश रावत जी और मोदी जी में कई फर्क नहीं दिखाई देता है, वो अपने हिसाब से अपने लिए अपनी ज़मीनें तैयार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर दोनों पार्टियों के अगर नेताओं को हम तलाशते हैं तो सामाजिक नब्ज को पकड़ने के लिए और खासकर राजनीतिक नब्ज को पकड़ने में अगर कोई दक्ष है तो यशपाल आर्या है। और यशपाल आर्या अगर सामाजिक ज़मीन को समझते हैं, उसको पकड़ने में दक्ष हैं, तो निश्चित रूप से जिसके पक्ष में वो प्रचार करने आएंगे उनको कुछ तो फायदा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। हो सकता है कि ये फायदा एक जीत तक ना ले जाए, हो सकता है, लेकिन फिर भी वो फायदा पहुंचाएंगे। और दूसरा, एक लंबी फेहरिस्त भाजपा की ओर से भी आई है कि कौन कौन 40 लोगों की एक सूची आई है। मैंने कहा ना, पहले ही मैंने कहा कि मध्यावधि चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के नेता फ्री हैं, खाली हैं, जिसको चाहो जहाँ झोंक दो, जहाँ जोत दो, बहड़ की तरह जोतो या बैल की तरह जोतो, आप जोत सकते हैं, पार्टी जोत सकती है। 40 लोग 4 सितंबर तक, वोट पड़ने से पहले 3 सितंबर तक धुआंधार प्रचार करेंगे। और छोटी सी विधानसभा है, बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है। अगर 3 दिन कोई घूम ले, कार से घूमना है तो 2 दिन, अगर पैदल घूमना है तो 5 दिन, कार और पैदल मिला के घूमना है तो 5 दिन। 5 दिन में आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 40 से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में होंगे, जगह जगह होंगे, यातायात को तो बाधित करेंगे। और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कल इनके पास जो लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, 4 तो विधायक थे, यशपाल आर्या जैसा गद्दावर नेता था, और ये पूर्व विधायक हमारे गांधीवादी नेता कुंजवाल साहब कल मौजूद थे बागेश्वर में। थराली क्षेत्र के हमारे नेता हैं तेज तर्रार कांग्रेस के, वो कल बागेश्वर आए थे। मैं तो केवल बागेश्वर का चुनाव देखने आया हूँ, क्या कहा उन्होंने मंच से। और उसके अलावा सुमित का बागेश्वर पहुँचना कल बड़ी बात थी। और भले ही बहुत छोटे मोटे अंतरों से हारते, लेकिन बहुत ही मिलनसार और मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुझे लगता है कि बागेश्वर के लोग चाह रहे थे कि वो यहाँ बागेश्वर बैठे हैं, तिवारी जी बगल के विधायक अल्मोड़े के, तो पूरा तामझाम दोनों ओर से है। अभी कांग्रेस की 40 लोगों की सूची तो नहीं आई है, लेकिन सूची में उधर भी कमी नहीं है। ये तो करीब 101 लोग इस 5 सितंबर तक दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बागेश्वर विधानसभा के अंदर मौजूद रहेंगे। अब मौजूद रहेंगे तो राजनीति करेंगे। कल बागेश्वर में 2 और छोटी छोटी यात्राएं जैसी निकली थी। एक उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने निकाली थी। कल उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना नामांकन किया था। उत्तराखंड क्रांति दल की रैली भी ने संपर्क किया था। एक चलते हुए 8, 10, 12 लोग झंडे। सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड क्रांति दल दिखा था। उत्तराखंड क्रांति दल का दिखना, मध्यावधि चुनाव में दिख जाना, ऐसी स्थिति में जब घमासान चल रहा है उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर देहरादून में, उसके बाद दिख जाना बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाना चाहिए। और हम ये नहीं, देखिए, क्षेत्रीय दल के रूप में आज भी अगर किसी दल को मान्यता है तो उत्तराखंड क्रांति दल को है। अगर कोई अच्छा नेता, नौजवान, यूनिवर्सिटी से निकला हुआ या यूनिवर्सिटी के अंदर का नेता, एकेडमिक क्षेत्र का, उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर को अपने हाथ में ले लेता है, तो निश्चित जानो उत्तराखंड में सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए होगा। कल समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में 7, 8, 10 लोग थे, हाथ जोड़ते हुए दिखे थे। परिवर्तन पार्टी के लोग भी कल 2-4 लोग थे वहाँ पर, तहसील में आए थे, उन्होंने भी नामांकन किया है। राजनीतिक दल है, क्यों नहीं करेंगे, वो भी अपने आप को क्षेत्रीय दल कहते हैं। लेकिन कल उत्तराखंड क्रांति दल का जिस तरीके से वो एक छोटे से क्षेत्र में नगर के आसपास नामांकन के बाद घूमे हैं, उसको लोगों ने तारीफ की। लोगों में एक भरोसा उसको लेकर हुआ। और कई लोगों ने कहा ये अच्छा दिखा, कई लोगों ने कहा उनका होना अच्छा लगा। और चुनाव चल रहे हैं, कल फिर मिलूँगा।